एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ टीचिंग गोल्स। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ, ब्लूम टैक्सोनॉमी। जब भी आपने अगर बीएड में भी इसको पढ़ा होगा या आपका कोई भी टीचिंग प्रैक्टिस कोर्स है उसमें आपने ये अच्छे से पढ़ा होगा, तो आपको जो है ये टॉपिक जो है इसका नाम आपको क्या होगा, याद होगा। ठीक है, लेकिन आज इस टॉपिक के बारे में अच्छे से डीप में पढ़ेंगे कि आखिर ये टॉपिक है क्या, क्या कहना चाहता है, इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। आप किसी भी टेट एग्जाम के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स यहाँ से क्लियर हो जाएंगे और साथ ही मैं आपको गारंटी के साथ बोलती हूँ कि आपका एक भी क्वेश्चन प्रैक्टिस के दौरान यहाँ से नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। ब्लूम टैक्सोनॉमी ऑफ लर्निंग, यानी कि ब्लूम का वर्गीकरण। अब टैक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है, वर्गीकरण, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन आप सभी को पता है, क्लासिफिकेशन, लेकिन किसका क्लासिफिकेशन, लर्निंग का। स्पेशली इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने बताया है लर्निंग के कुछ ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, किसका वर्गीकरण, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लर्निंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ लर्निंग यानी कि सीखने के उद्देश्य। ठीक है, अगर आपसे पूछे इन्होंने क्या दिया है, सीखने के उद्देश्य, किनका वर्गीकरण है, सीखने के उद्देश्य या फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ लर्निंग। बेसिकली इसमें ये कहना चाहते हैं कि जो बच्चे हैं उनका जो लर्निंग है, उनका जो सीखने का तरीका है वो कैसे होता है, कितनी तरह से वो सीख सकते हैं। तो इन्होंने बताया कि जो बच्चे हैं वो कुछ 3 तरीके से सीख सकते हैं। ठीक है, उससे पहले ये जो थ्योरी है, ये जो लर्निंग की थ्योरी है वो किसने दी है, वो बेंजामिन ब्लूम ने दी है। ठीक है, इनका पूरा नाम क्या है, बेंजामिन ब्लूम। ठीक है, 1956 यानी कि 1956 में उन्होंने ये थ्योरी दी थी। एक कमेटी बनी थी जिसके ये क्या थे, अध्यक्ष थे। ठीक है, एक कमेटी बनी थी इस थ्योरी को देने के लिए जिसके ये अध्यक्ष थे, तो इसलिए इन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ गया है। ठीक है, टैक्सोनॉमी ऑफ लर्निंग का। इन्होंने ये थ्योरी दी थी 1956 में, लेकिन बाद में इनके ही कलीग्स ने इसको रिवाइज किया, इस थ्योरी को 2001 में। ठीक है, और फिर क्या इन्होंने कुछ चेंजेस किए, तो वो चेंजेस क्या करे हैं वो मैं आपको आगे बता दूंगी। ठीक है, चलिए अगर इस थ्योरी की तरफ बढ़ते हैं तो इन्होंने बताया कि जो सीखने के जो तरीके होते हैं वो बच्चा जो है 3 तरीके से सीख सकता है। सबसे पहले है आपका कॉग्निटिव डोमेन यानी कि संज्ञानात्मक पक्ष है, दूसरा है अफेक्टिव डोमेन भावात्मक पक्ष, एंड थर्ड वन इज साइकोमोटर जिसको हम कोनेटिव डोमेन भी बोलते हैं। ध्यान रखेंगे आप सभी, कोनेटिव डोम पहले जब इन्होंने ब्लूम ने दिया था ना तब इसका नाम कोनेटिव था 1956 वाली में, लेकिन 2001 में जब इसको रिवाइज किया गया तो इसका नाम क्या कर दिया गया, साइकोमोटर डोमेन। ठीक है, अब ये जो 3 डोमेन है इनके पीछे नाम है, किस किस के नाम है। कॉग्निटिव यानी कि जो संज्ञानात्मक पक्ष है ये किसके द्वारा दिया गया है, ये ब्लूम के द्वारा ही दिया गया है। ठीक है, आप याद रखेंगे। जबकि जो अफेक्टिव भावात्मक पक्ष है इसके पीछे किनका नाम है, इसके पीछे है डेविड क्रैथवोल का नाम है, DAVID, डेविड क्रैथवोल का नाम है। और साइकोमोटर के पीछे किसका नाम है, इसके पीछे है अनीता हैरो का नाम है। तो आप लोग ये चीज अच्छे से याद रखेंगे, अगर आप लोग एचटेट के लिए और रीट के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हो ना तो ये चीजें आती हैं। ठीक है, याद रखेंगे, CAP, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर, आप कैप के उससे याद कर सकते हो। और इनके कॉग्निटिव तो इटसेल्फ ब्लूम ने ही दिया है, और अनीता ने साइकोमोटर दिया है, और डेविड ने अफेक्टिव दिया है। आप इसको याद रखेंगे। कॉग्निटिव का मतलब होता है संज्ञानात्मक, यानी कि इसमें बच्चे कैसे सीखते हैं, बच्चे जो है अपनी मेंटल एबिलिटीज का यानी कि जो मानसिक योग्यताएं हैं उनका यूज करते हैं। किसी भी समस्या अगर किसी बच्चे के सामने आती है तो वो किसका, अपने दिमाग का यूज करता है। तो वो लर्निंग किसके थ्रू करता है, अपनी इंटेलेक्चुअल पावर यहाँ पे बच्चा शो करता है। अब इसमें कितने सब डोमेन होते हैं, इसके अंदर 6 सब डोमेन होते हैं। ठीक है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। अफेक्टिव कौन सा पक्ष होता है, ये आपका भावात्मक पक्ष होता है, जिसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है भाई, भावात्मक यानी कि भाव छुपे होते हैं यहाँ पे, फीलिंग्स, इमोशनल, ठीक है, मोटिवेशन, एवरीथिंग यहाँ पे। इसको आप एग्जाम्पल से लेकर के समझिए। मान लो आप अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप उस एग्जाम की तैयारी संज्ञानात्मक रूप से करेंगे, आप अपने दिमाग का यूज करेंगे, वो है आपका कॉग्निटिव डोमेन। अगर आप इमोशनली अटैच है, भाई आप कोई भी एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो इसके पीछे आप कहीं ना कहीं इमोशनली अटैच है कि हाँ मुझे इस एग्जाम को क्लियर करना है। क्यों, क्योंकि इससे मुझे नौकरी मिलेगी, मेरे को आगे जो मेरा स्टेटस है वो अच्छा होगा, है ना, मेरे आगे अगर फैमिली होगी तो मैं उनको जो अच्छे तरीके से क्या पढ़ा लिखा पाऊंगा। तो आप जो इमोशनली अटैच हो यहाँ पे। ठीक है, ये आपका क्या है, अफेक्टिव यानी कि भावात्मक पक्ष है। थर्ड वन है साइकोमोटर जिसको कोनेटिव बोलते हैं बाय अनीता हैरो। इसमें क्या है, आपका क्रियात्मक पक्ष है,
यानी कि आपकी शारीरिक गतिविधियां इसमें आती है। अगर आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो मान लो आप किसी लाइब्रेरी में जाते हो पढ़ने के लिए, तो आप अपने चल करके जा रहे हैं ना, वहां पे आप जो है अपनी शरीर की क्रिया यहां पर कर रहे हैं। तो जो भी आपका क्रियात्मक पक्ष वही है जिसमें आपका जो फिजिकल स्किल है ना वो यहाँ पे इन्वॉल्व होती है, ठीक है। शारीरिक जो कौशल है वो यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। इसके कितने सब डोमेन है? इसके 6 सब डोमेन है। अफेक्टिव के सब डोमेन 5 होते हैं, ठीक है। अब चलिए सब डोमेन्स की तरफ चलते हैं। सब डोमेन्स में अगर कॉग्निटिव के सब डोमेन की बात करूं तो यहां पर देखिए मैंने यहां पे आपको अच्छे से बताया है। ये वाला जो है ना 1956 वाला है जो ब्लूम ने दिया था, 1956 वाला है ये। और ये है 2001 वर्ब वाला, इसमें जो था नाउन का यूज किया गया था। अब आप अगर ये सब देखेंगे तो ये क्या है? नाउन है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे नाउन वाला कौन सा था, 1956 वाली थी। और जो रिवाइज करी गई है वो किस वाली है? वो उसमें वर्ब का यूज किया गया है। रिमेंबर ये वर्ब है ना, अंडरस्टैंड ये भी वर्ब है, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा? ये वर्ब वाला है 2001 और 1956 वाला जो है वो ब्लूम वाला है। इसको रिवाइज किया गया था बाय अनीता हैरो, ठीक है, एंड डेविड। इन सभी ने क्या किया? रिवाइज करके इसमें कुछ चेंजेस किए थे। क्या चेंजेस किए थे? देखिए यहां पर जो है कुछ ना नाम में चेंज है, ठीक है। मीनिंग सेम है लेकिन नाम में थोड़ा चेंज है। फर्स्ट वन इज नॉलेज, जो 1956 वाले उसमें यहाँ पे नॉलेज दिया गया है, लेकिन 2001 में यहाँ पे रिमेंबर दिया गया है। दोनों का मतलब क्या है? ज्ञान ही होता है, ठीक है। दोनों का मतलब क्या है? ज्ञान ही होता है। आप देखेंगे यहाँ पे नॉलेज है, फिर कंप्रीहेंशन है, फिर एप्लीकेशन है, एनालिसिस है, सिंथेसिस है और इवैल्यूएशन है। यहाँ पे रिमेंबर है, अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज, इवैल्यूएट और क्रिएट है। आपको ये चीजें अच्छे से याद रखनी है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप हो सके तो ये भी अच्छे से याद रखेंगे और ये भी अच्छे से याद रखेंगे। एक बार पढ़ेंगे ना तो आपको आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। अब इनमें क्या डिफरेंस है? देखिए इनको सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ। रिमेंबर का मतलब होता है कुछ भी याद करना। अगर आपके सामने कोई भी समस्या है तो आप उसको क्या करेंगे? रिमेंबर करेंगे कि हाँ भाई ये एक क्या है? समस्या है, ठीक है। उसके बाद आप उस समस्या को क्या करेंगे? समझेंगे। आप उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे। सेम ही मतलब कॉम्प्रिहेंशन का होता है। अप्लाई करने का मतलब होता है आपने उसको अपनी जिंदगी में लागू कर लिया, आपने उसको जो है सोल्व करने की कोशिश करी है, ठीक है। अप्लाई करने की कोशिश करी। एप्लीकेशन का मतलब भी सेम ही होता है। एनालाइज का मतलब होता है पार्ट्स में तोड़ना, ठीक है। क्या होता है? पार्ट्स में तोड़ना। कंपोनेंट्स में क्या होता है? तोड़ना। अगर आपसे पूछा जाए भाई किसके इसमें जो है पार्ट्स में प्रॉब्लम्स को किस में तोड़ा जाता है, तो आप बताएंगे एनालाइज में तोड़ा जाता है। किस में तोड़ा जाता है? एनालाइज में। यहाँ पे आपने प्रॉब्लम्स को पार्ट्स में तोड़ लिया। अब उसके बाद इवैल्यूएट करेंगे, आप मूल्यांकन करेंगे। आप क्या करेंगे? मूल्यांकन करेंगे कि जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मैं ये कर रहा हूं क्या वो उद्देश्य की प्राप्ति हो रही है नहीं हो रही है, ठीक है। तो वो क्या है? इवैल्यूएट हो रहा है। उसके बाद आता है क्रिएट। क्रिएट का मतलब क्या होता है? संश्लेषण, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है ना, यहां तक तो ये दोनों ही क्या है? सेम है। लेकिन देखिए सिंथेसिस यहां पे पहले है, क्रिएट और सिंथेसिस संश्लेषण ही होता है, इवैल्यूएट और इवैल्यूएशन मूल्यांकन होता है। बस यही चेंज है कि जो रिवाइज्ड वाली टैक्सोनॉमी है ना उसमें सिंथेसिस को ऊपर स्थान प्रोवाइड किया गया है क्रिएट के नाम से, और इवैल्यूएशन को नीचे स्थान प्रोवाइड किया गया है इवैल्यूएट के नाम से, ठीक है। ये डिफरेंस है। इन्होंने कहा है कि नहीं पहले इवैल्यूएट होता है, पहले मूल्यांकन होता है, फिर क्या होता है? क्रिएट होता है। जबकि ब्लूम कहते थे कि नहीं पहले संश्लेषण यानी कि सिंथेसिस होगा और बाद में हम लोग मूल्यांकन करेंगे, ठीक है। ये क्या है? डिफरेंस है। इसलिए आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। इवैल्यूएट हो गए, यहाँ पे समस्या को आपने मूल्यांकन कर लिया। अब उसके बाद में जो आपने पार्ट्स में तोड़ा था ना उसको आप क्या करेंगे? ऐड करेंगे, ठीक है। एक मीनिंगफुल जो है चीज निकालने के लिए आप क्या कंपोनेंट्स को क्या करेंगे? यहाँ पे ऐड अप करते हैं। क्या करते हैं? ऐड अप करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके सामने समस्या, ये आपने रिमेंबर किया, ठीक है। अब ये जो है रोट लर्निंग से रिलेटेड होता है, ठीक है। किससे? रोट लर्निंग से। रटन की जो प्रक्रिया है ना उससे रिलेटेड होता है, आप याद रखेंगे। प्रॉब्लम को हमने रिमेंबर किया, उसके बाद हमने उसको समझा, उसको हमने अप्लाई यानी कि सॉल्व करने की कोशिश करी, फिर प्रॉब्लम्स को हमने पार्ट्स में तोड़ दिया, उसके बाद हमने मूल्यांकन करा, और उसके बाद जो हमने पार्ट्स में तोड़ा था उसको एक मीनिंगफुल चीज में निकालने के लिए हमने उसको क्या कर दिया है? ऐड कर दिया है, ठीक है। याद रखेंगे आप ये सभी। 2001 वाली रिवाइज वाली है जिसमें हमने वर्ब का यूज किया है, 1956 नाउन वाली है जिसमें हमने नाउन का यूज किया है, और यही आपके कॉग्निटिव के क्या है? सब डोमेन है। आप लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट आपके आते हैं अफेक्टिव डोमेन यानी कि भावात्मक पक्ष। भावात्मक पक्ष के कितने सब डोमेन होते हैं?
5 सब डोमेन होते हैं। आप इसको RRVOI के नाम से ऐसे शॉर्टकट में याद कर सकते हैं, जैसे मैंने किया था। मैंने आपको लिख दिया, आपकी बाकी मर्जी, आपको करना है नहीं करना है। RRVOI, आर का मतलब होता है रिसीविंग अनुकरण करना, रेस्पॉन्डिंग अनुक्रिया करना, वैल्यूइंग अनुमूलन, ऑर्गेनाइजेशन संगठन, और कैरेक्टराइजेशन चरित्रीकरण करना। इसको एक अच्छे से एग्जांपल से बताती हूँ, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे मान लो आपका क्या है, बर्थडे है, आपका जन्मदिन है, और आपके फ्रेंड्स आए हैं आपके लिए क्या लेकर के, गिफ्ट लेकर के आए हैं। ठीक है, फ्रेंड्स लेकर के आए हैं गिफ्ट, आपने गिफ्ट को क्या कर लिया है, रिसीव कर लिया है। गिफ्ट को आपने कर लिया, ले लिया उनसे, तो क्या कर लिया, रिसीव कर लिया है। उसके बाद आपने उनको थैंक यू बोल करके क्या किया है, रेस्पॉन्ड किया। भाई आप किसी से कोई चीज ले तो आप थैंक यू बोलेंगे ना, तो आपने उनको धन्यवाद किया है, थैंक यू बोला है, तो आपने क्या कर दिया, उनको रेस्पॉन्ड कर दिया है। उसके बाद आप लोग जब गिफ्ट खोल के देखेंगे तो आपको लगेगा अरे भाई ये तो बड़ा ही अच्छा गिफ्ट है। ठीक है, आपने उम्मीद ही नहीं करी थी कि ऐसा अच्छा गिफ्ट आ गया। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू करेंगे कि भाई हाँ, जो पर्सन आपके लिए गिफ्ट लेकर के आए वो आपके लिए बहुत अच्छा यहाँ पे गिफ्ट लेकर के आए हैं, तो आप उस चीज को क्या करेंगे, वैल्यू करेंगे। ठीक है, उस जो इंसान है उसकी वैल्यू आपको यहाँ पे समझ में आएगी। उसके बाद आप क्या करेंगे, आपको वो गिफ्ट बहुत अच्छा लगा है, आपको उसे क्या फेंकना नहीं है, कहीं इधर उधर नहीं करना है, तो आप उस गिफ्ट को रखने के लिए एक प्रॉपर स्थान बनाएंगे, एक जगह बनाएंगे, ताकि आपको हमेशा याद रहे। तो वो क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद आपने उसको जगह बना ली, उसके बाद आप क्या करते हो, कैरेक्टराइजेशन करते हो किसी का भी। आपने ये देख लिया कि जो XYZ जो भी फ्रेंड है आपका, वो आपके लिए बहुत अच्छा गिफ्ट लेकर के आया है, तो यहाँ से आपने उसका चरित्रीकरण कर लिया है कि हाँ भाई वो जो इंसान है उसके लिए मेरी जो इमेज है, मेरी जो वैल्यू है, वो काफ़ी उसकी नज़रों में क्या है, अच्छी है कि वो मेरे लिए इतना अच्छा गिफ्ट लेकर के आए हैं। ठीक है, अब ये जो है मैंने आपको जस्ट एग्जाम्पल बताया है, ऐसे किसी का भी चरित्रीकरण नहीं किया जा सकता। ठीक है, एग्जाम्पल से आप लोग समझ गए होंगे फीलिंग्स वाले को। ठीक है, अफेक्टिव डोमेन को। नेक्स्ट है आपके पास साइकोमोटर, या जिसको कॉग्निटिव बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। इसके अंदर आपके फिजिकल स्किल इन्वॉल्व होते हैं। इसके अंदर जो सब डोमेन्स होते हैं वो 6 होते हैं, जिसमें से आपका फर्स्ट वन इज रिफ्लेक्स एक्शन। अनैच्छिक जो मूवमेंट होते हैं, वो ऐसे मूवमेंट जो अपनी इच्छा से आप नहीं करते हो, अनैच्छिक होते हैं, जिनको सीखा नहीं जा सकता, अनलर्न्ड बिहेवियर होता है ये। ठीक है, ये किस में होता है, बेबीज में होता है। किस में होता है, बेबीज में, यानी कि बच्चों में होता है। बच्चे कुछ भी करते सीख करके नहीं करते हैं ना। सेकंड है फंडामेंटल मूवमेंट्स। फंडामेंटल मतलब आधारभूत गति होती है, वो गतिविधि होती है, जैसे आपका चलना, उछलना, है ना, ये सब क्या है, फंडामेंटल मूवमेंट्स में आते हैं। थर्ड है परसेप्शन, ये जो है सेंस बेस्ड होता है, इसमें जो है आपके कॉग्निशन यानी कि संज्ञान का यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट है फिजिकल एबिलिटीज, शारीरिक जो आपकी योग्यताएं हैं वो इसमें आती है। नेक्स्ट है स्किल्ड मूवमेंट, ऐसे मूवमेंट जो आपने प्रैक्टिस से अर्जित करे हैं, जिसके लिए आपने कठोर अभ्यास किया है, जैसे स्पोर्ट्स में। किसमें, स्पोर्ट्स में। हर किसी के बस की बात नहीं है ना स्पोर्ट्स खेलना, भाई कुश्ती करना या टेनिस खेलना, तो आपने ये सभी कौशल कैसे अर्जित किए, हार्ड वर्क के साथ अर्जित किए, वो आपके स्किल्ड क्या है, मूवमेंट्स है। नेक्स्ट है नो डिस्कर्सिव कम्युनिकेशन। अब इसमें आपके क्या आते हैं, इसमें आपका बॉडी लैंग्वेज आता है, आपके फेस एक्सप्रेशन आते हैं। ठीक है, ये सब आपका इसके अंदर आते हैं। तो ये 6 सब डोमेन है, आपको याद रखने हैं। सब डोमेन कॉग्निटिव के भी कितने 6 होते हैं, ये हैं आपके सारे। और अफेक्टिव के आपके 5 होते हैं सब डोमेन, और साइकोमोटर के सब डोमेन कितने होते हैं, ये आपके होते हैं 6। ठीक है, कॉग्निटिव दिया है ब्लूम ने, अफेक्टिव दिया है डेविड क्रैथवोल ने, और साइकोमोटर किसने दिया है, अनीता हैरो ने। आप सभी को यहाँ से आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन जब आप लोग बनाने बैठेंगे, पहले इसको पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन देखना, आपके सारे डाउट्स जो है अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, आपके सारे क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे। ठीक है, अगर आप यहाँ तक पहुंचे हैं वीडियो को देखते हुए, तो आप इसको जरूर लाइक करें, सभी के साथ शेयर करें। आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मुझे कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो भी आप मुझे बता सकते हैं। चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टॉपिक में एक नई वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।